हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक को डिस्कस कर रहे थे साइंस की, और साइंस में लेसन नंबर 1 को मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है। अगर आपने लेसन नंबर 1 को अभी तक नहीं देखा तो पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग पहले लेसन नंबर 1 को अच्छे से देख लीजिए उस वीडियो को, और काफ़ी हेल्प रहेगी आपके लिए सेकेंड चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। भोजन के घटक या फिर फूड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे हम लोग सारणी या फिर टेबल 2.1 को डिस्कस करेंगे। इसमें विभिन्न क्षेत्रों राज्यों के कुछ सामान्य भोजन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्षेत्र और राज्य उसके आधार पर उनका जो व्यंजन है, जो भोजन है, वो किस प्रकार का भोजन पसंद करते हैं, और दाल और मांस में उन्हें कौन सा व्यंजन पसंद है, यानी कौन से व्यंजन उन्हें कौन सा भोजन वो पादप या फिर पौधों से प्राप्त करते हैं, या फिर कौन सा भोजन वो लोग जो जंतुओं से प्राप्त करते हैं। उसके बाद कौन कौन सी सब्जियां उन्हें पादप से प्राप्त करते हैं, और अन्य कौन कौन से भोजन पसंद है। तो ये सारे कुछ क्षेत्र है, यानी कि सभी का जो भोजन होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। एक ही समय में जो लोग हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार का या फिर अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, और सभी राज्यों में सभी क्षेत्रों में जो भोजन होता है वो लोगों को अलग अलग तरीके से बनाना पसंद है और अलग अलग तरीके से खाना पसंद है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं 2.1 से हमारा जो चैप्टर स्टार्ट रहेगा। 2.1 इसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो अलग अलग प्रकार के हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने वाले पदार्थ होते हैं या भोजन होता है, उनमें क्या क्या चीज़ें हम खाते हैं। प्रत्येक व्यंजन एक या फिर एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्रियों से बना होता है। यानी कि हम क्या करते हैं, जब हमारा व्यंजन बनाते हैं, हम भोजन अपना बनाते हैं घरों में, तो हम एक या फिर एक से अधिक कच्ची सामग्री का प्रयोग करके अपने भोजन को बनाते हैं, जो हमें कहाँ से मिलता है, पादप या फिर पौधों से प्राप्त होता है, या फिर हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो ये दो प्रकार का हमारा भोजन होता है। कौन कौन सा? एक पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन होता है, दूसरा जंतुओं या फिर जानवरों से प्राप्त भोजन होता है। इन कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। और हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, और इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश क्या होते हैं? आहारी रेशे होते हैं। इनकी भी आवश्यकता होती है हमारे भोजन में। उसके साथ साथ हमें जल की भी आवश्यकता होती है। कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं कि सामग्री कच्ची या फिर पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक तत्व उपस्थित होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के जब हम परीक्षण करेंगे आगे, तो पोषक के परीक्षणों की अपेक्षा कितना सरल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें ये जो परीक्षण किया गया, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको किस किस की ज़रूरत पड़ेगी? आयोडीन की आवश्यकता होगी, कॉपर सल्फेट की आवश्यकता होगी, कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी, और कुछ परख नलियों की आवश्यकता होगी, और एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी आपको इन परीक्षण करने के लिए, आपको ये परीक्षण करने के लिए। जैसे इसमें बताया गया, आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे हमें टिंचर आयोडीन को मिलाना है, और उसके बाद कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को जब हम घोलेंगे तो क्या होगा? हमारा कॉपर सल्फेट विलयन तैयार हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें क्या प्राप्त होगा? अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन प्राप्त हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट है हमारे इम्पोर्टेंट। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट वो कैसे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका कैसे आसानी से परीक्षण पाएंगे? क्रियाकलाप 2 में इसमें बताया कि मंड के लिए परीक्षण, कि मंड के लिए हम कैसे परीक्षण करेंगे। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लेनी है, यानी कि थोड़ी मात्रा लेनी है।
और इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालनी। कितनी बूंदें डालनी है? 2 या 3 बूंदें डालनी है। और खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को उसके बाद हमें देखना है। अगर जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो अगर नीला हो जाता है या फिर काला हो जाता है, तो ये नीला या फिर काला रंग क्या बताता है? हमें मंड की उपस्थिति को बताता है कि उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट है या फिर नहीं है। ये कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को बताता है। अगर हमारे भोजन का रंग जो है वो चेंज हो गया है या परिवर्तन हो गया है काले या नीले रंग में, तो वो हमारे भोजन में बताएगा कि कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। मंड के लिए परीक्षण काला या फिर नीले रंग का हो जाएगा तो यह बता देगा हमारे भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो उपस्थित है। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि जो प्रोटीन के लिए हमें परीक्षण करना होगा तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसमें प्रोटीन है या फिर नहीं है। इसमें क्या है, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ यानी कि खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसकी हमें थोड़ी मात्रा लेनी है। उसके बाद जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण हमें करना है, तो अगर वो ठोस या फिर कठोर होगी तो उसे क्या करना है, हमें पहले उसका पेस्ट बनाना है, उसका चूर्ण बनाना है। उसे चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है, यानी कि जो ठोस या कठोर हमारा जो खाद्य पदार्थ होगा पहले हमें उसका पेस्ट बनाना है या फिर चूर्ण बनाना है। उसके बाद खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या फिर मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डालना है। डालने के बाद यहाँ पे 10 बूंदों का प्रयोग करना है। हमें किसकी 10 बूंदों का प्रयोग करना है? जल की। उसके बाद 10 बूंदें डालकर हमें अच्छी तरीके से परख नली को हिलाना है। और अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद किसकी डालनी है? कॉपर सल्फेट के विलयन की 2 बूंद डालनी है। उसके बाद हमें ये याद रखना 2 बूंद डालनी है कॉपर सल्फेट के विलयन की, तथा 10 बूंद डालनी है कास्टिक सोडा विलयन की। कितनी डालनी है? 10 बूंद हमें कितनी डालनी है? कास्टिक सोडा विलयन की डालनी है। उसके बाद अच्छी तरीके से उसे मिक्सर करना है और हिलाना है। तो उसके बाद अगर हमारी जो पदार्थ में रंग में परिवर्तन हो गया, कैसे? बैंगनी रंग का, तो बैंगनी रंग क्या दर्शाता है कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन जो है वो उपस्थित है। तो ये बैंगनी रंग जो है वो प्रोटीन की उपस्थिति को बताता है कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है या फिर नहीं है। जैसे ये परीक्षण किया गया है। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे अगर हमें जो वसा या फैट का हमें परीक्षण करना है तो हम कैसे करेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा यानी कि थोड़ी मात्रा लेनी है हमें, जो भी खाद्य पदार्थ है हमारा, और उसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटना है। जब हम उसे कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटेंगे, जो कागज़ है वो हमारा फटना नहीं चाहिए। जब हम उसे कूटेंगे अच्छे से तो कागज़ हमारा क्या होना चाहिए? बिल्कुल भी फटना नहीं चाहिए। तो उसके बाद क्या होगा कि अगर कागज़ पर तेल के धब्बे जो है वो खाद्य पदार्थ में क्या बताते हैं? वसा की उपस्थिति को दर्शाते हैं। जैसे ये जो टेबल दी रखी है, टेबल 2.2 में बताया खाद्य पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्व। जैसे पहले पे दिया हुआ है खाद्य पदार्थ कौन कौन से, उसके बाद मंड की उपस्थिति यानी कि हमारी कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति, उसके बाद प्रोटीन की उपस्थिति है या नहीं है भोजन में। 4th नंबर पे क्या बताया? वसा की उपस्थिति के बारे में। जैसे कच्चे आलू में मंड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हमारा उपस्थित होता है। उसका रंग कैसा होता है? अगर काला या फिर नीला रंग आ जाता है हमारा तो हमारे कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति बताता है। प्रोटीन के अंदर हमारी जो रंग है कैसा हो जाता है? बैंगनी कलर का रंग हो जाता है। ये कैसे बताता है कि प्रोटीन उपस्थित है उस खाद्य पदार्थ में। और वसा में क्या होता है? यानी कि किसी कागज़ पे जब तेल के धब्बे आ जाते हैं के अंदर जो वसा या फिर फैट है वो उपस्थित है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हमने 3 पोषक तत्वों के बारे में डिस्कस किया था। नंबर 1 पे कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 पे प्रोटीन, नंबर 3 पे वसा। तो खाद्य पदार्थ का परीक्षण क्या था, यानी कि हमने किस किस का परीक्षण किया है अभी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण किया है। इसके साथ साथ हमें विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। यानी कि हम किस किस का प्रयोग करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के साथ साथ हमें विटामिन की भी ज़रूरत होती है और खनिज लवण की भी आवश्यकता होती है हमारे भोजन के अंदर। पॉइंट नंबर 2.2 को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है कि विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या क्या काम करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ये चीज़ याद रखना।
कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा या फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जो वसा होता है वो भी हमें क्या देता है, ऊर्जा या फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है। मगर अगर हम दोनों की तुलना करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की और वसा की जब हम तुलना करते तो वसा की समान मात्रा, यानी कि हमने एक जगह कार्बोहाइड्रेट लिया, दूसरी जगह वसा लिया, और दोनों की मात्रा कितनी है, 50-50% है। मगर जो वसा है, वसा में क्या होगा, ऊर्जा जो होगी वो अधिक उपस्थित होगी। वसा और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। इसे आप लोग याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भोजन को ऊर्जा देने वाले कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट के कुछ इसमें आपको एग्जाम्पल दिए हुए, इस एग्जाम्पल को, इस स्रोत को भी आप याद रखना। कभी कभी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन एग्जाम्पल आपको दे देंगे, 3 एग्जाम्पल तो एक जैसे होंगे और एक एग्जाम्पल हमारा अलग होगा। जो हमारे सही आंसर होंगे कार्बोहाइड्रेट के, उसके बारे में हमें बताना होता है। शकरकंदी में कार्बोहाइड्रेट होता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, गन्ना में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, पपीते में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, तरबूज में कार्बोहाइड्रेट होता है, आम में कार्बोहाइड्रेट होता है, मक्का में कार्बोहाइड्रेट होता है, बाजरा में कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये याद रखना, चावल में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है और उसके बाद गेहूं में भी हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि वसा हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। 2 जगह से प्राप्त होते हैं। पहले पादप स्रोत को देख लेते हैं। पादप यानी कि जो पौधों से हमें कौन कौन सी वसा प्राप्त होती है। मूंगफली से प्राप्त होता है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे तिल से प्राप्त होता है, नंबर 3 पे गिरी से प्राप्त होता है, सूरजमुखी के तेल से प्राप्त होता है, सरसों के तेल से भी हमें वसा प्राप्त होती है, सोयाबीन के तेल से भी हमें वसा प्राप्त होती है, और नारियल के तेल से भी हमें क्या मिलता है, वसा मिलती है। और अगले है जंतु स्रोत। कौन कौन सी जो वसाएं हमें प्राप्त होती है, मांस के रूप में या फिर चिकन के रूप में, मछली के रूप में, अंडे के रूप में, क्रीम के रूप में, दूध के रूप में, मक्खन के रूप में, घी के रूप में। ये सारे कैसे हैं, जानवरों से प्राप्त उत्पाद हैं या फिर स्रोत हैं हमारे। तो ये एग्जाम्पल याद रखें, कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है, हमारे शरीर में वृद्धि या फिर ग्रोथ और हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए होती है। और प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये याद रखना आप लोग, इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अगला पॉइंट ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है प्रोटीन के साथ साथ, कि जो विटामिन है, विटामिन क्या करते हैं, रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को क्या करता है, स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करते हैं। क्या करते हैं, विटामिन हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, उसके साथ साथ हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ भी रखते हैं। और विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए की श्रेणी में रखा जाता है, विटामिन ए के नाम से जाना जाता है, किसी को विटामिन बी के नाम से जानते हैं, किसी को विटामिन सी के नाम से जानते हैं, किसी को विटामिन डी के नाम से जानते हैं, किसी को विटामिन ई के नाम से जानते हैं, किसी को विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिनों के एक समूह को क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। कैसी होती है, थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए, ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये काफ़ी, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जो विटामिन ए है वो हमारे शरीर को किस प्रकार से सहायता पहुँचाता है। तो कैसे सहायता पहुँचाता है, विटामिन हमारी त्वचा को और हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है। यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो गया, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद विटामिन सी, विटामिन सी क्या करता है, बहुत सारे जो रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना। विटामिन सी हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। और विटामिन डी, ये भी इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी क्या करता है, हमारी जो अस्थियाँ होती है, हमारी हड्डियाँ होती है, हमारे जो दांत होते हैं,
उनके लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करती है। क्या करती है? विटामिन डी हमारी अस्थियों, हमारी हड्डियों, हमारे दांतों में कैल्शियम के उपयोग करने के लिए हमारे शरीर की सहायता करती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। प्रोटीन के कौन कौन से एग्जाम्पल है या स्रोत है जिससे हमें प्रोटीन मिलता है? तो दो प्रकार के होते हैं। पहले पादप वाले हम देखते हैं, यानी कि जो पौधों से हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। पौधे या फिर जो पादप से हमें प्रोटीन प्राप्त होती है कौन कौन से आते हैं? चने में प्रोटीन होता है, मूंग में प्रोटीन होता है, दालों में प्रोटीन पाया जाता है, राजमा में प्रोटीन होता है, सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है, मटन में प्रोटीन होता है। तो ये सारे कैसे हैं? पौधों से प्राप्त या पादप से प्राप्त प्रोटीन होते हैं। और अगला जो है, जो हमें जानवरों से या फिर हमें जंतुओं से प्रोटीन प्राप्त होता है। किस किस से? मांस से, मछली से, पनीर से और दूध से। कैसे प्रोटीन मिलता है हमें? जंतु या फिर जानवर से प्राप्त प्रोटीन होता है, जिसे हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या खाते हैं। चलिए विटामिन ए के कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर के द्वारा कभी कभी एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं। तो विटामिन ए के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? आम, दूध, मछली का तेल, गाजर और पपीता। ये क्या है? हमारे विटामिन ए के एग्जाम्पल है, विटामिन ए के स्रोत है जहाँ से हमें विटामिन प्राप्त होता है। अगले पे डिस्कस करेंगे कि विटामिन बी के मुख्य स्रोत क्या है जहाँ से हमें विटामिन बी प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? चावल से प्राप्त होता है, गेहूं से प्राप्त होता है और यकृत से प्राप्त होता है। तो ये 3 स्रोत हैं जहाँ से हमें विटामिन बी प्राप्त होता है। चलिए विटामिन सी के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। विटामिन सी के मुख्य स्रोत या फिर विटामिन सी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? संतरे से विटामिन सी प्राप्त होता है, टमाटर से विटामिन सी हमें मिलता है, अमरूद से विटामिन सी मिलता है, मिर्च से विटामिन सी मिलता है, वो भी किससे? हरी मिर्च से मिलता है। नींबू से विटामिन सी मिलता है और आंवले में विटामिन सी होता है। आंवले में विटामिन सी क्या होता है? प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है आंवले में। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है। कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, तो इसे भी आप याद रखना। चलिए अगले पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे खनिज लवणों के बारे में। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में यानी कि थोड़ी मात्रा में होती है। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। कौन कौन से खनिज लवण हैं? आयोडीन, फास्फोरस खनिज लवण के स्रोत हैं। लोहे के रूप में हम खनिज लवण प्राप्त करते हैं और कैल्शियम के रूप में खनिज लवण प्राप्त करते हैं। तो ये सारे खनिज लवण के स्रोत हैं जहाँ से हमें खनिज लवण प्राप्त होते हैं। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अधिक खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं, यानी कि जब हम खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उसमें क्या होता है? हमें एक से अधिक पोषक तत्व प्राप्त होता है। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है, यानी कि इसमें क्या है कि किसी में पोषक तत्व ज़्यादा होता है और किसी में पोषक तत्व कम होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है? दूसरे पोषकों से अधिक होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल जो है कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। क्या है? चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आहारी रेशे कौन से होते हैं हमारे? इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? आहारी रेशों की आवश्यकता होती है और उसके साथ साथ हमें जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे को किसके नाम से जानते हैं? रुक्षांश के नाम से जानते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादपों कहाँ से होती है? पादप यानी पौधों से होती है। और रुक्षांश के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? साबुत खाद्यान्न जैसे दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां, ये क्या है? हमारे
आहारी रेशे के एग्जाम्पल है। कौन कौन से हैं? दाल में रुक्सांश पाया जाता है, आलू में रुक्सांश पाया जाता है, ताजे फलों में रुक्सांश पाया जाता है और सब्जियों में भी रुक्सांश पाया जाता है। रुक्सांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान नहीं करते, यानी कि जो रुक्सांश होते हैं हमारे शरीर को कोई भी पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक माने जाते हैं। तो इसका जो आयतन है वो कैसा होता है? बड़ा होता है। इसका आयतन कैसा होता है? हमारा बड़ा होता है रुक्सांश का। जो रुक्सांश या फिर जो आहारी रेशे होते हैं हमारे, वो क्या करते? बिना पचे भोजन को निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखना कि जो रुक्सांश होते, आहारी रेशे होते, जो बिना पचा हुआ भोजन होता है उसे हमारे शरीर को बाहर निकालने में मदद करते हैं। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल क्या करता है? जो पोषक तत्व होते हैं उसे अवशोषित करने में, उसे बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। इसलिए जल की भी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। ये कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र, पसीने की सहायता से हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, यानी कि जिसे हम पीने वाले पदार्थ के रूप में लेते हैं। दूध हो गया, चाय हो गई, ये हम कैसे लेते हैं? द्रव के रूप में लेते हैं, जहाँ से हमें जल प्राप्त होता है। और इसके अतिरिक्त हम क्या करते हैं? कभी कभी हम अपने भोजन में भी पानी का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ से भी हमें जल प्राप्त हो जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। 2.3 संतुलित आहार। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो संतुलित आहार है वो कौन कौन से होते हैं और जो संतुलित आहार है वो हमारे शरीर में किस प्रकार से सहायता पहुँचाते हैं। इसमें क्या है कि हमारे शरीर की जो वृद्धि, यानी कि हमारे शरीर की ग्रोथ करने के लिए और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, यानी कि गुड हेल्थ के लिए, हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। यानी कि हमारी शरीर की जो ग्रोथ होती है, हमारे शरीर को अच्छा स्वस्थ रखने के लिए हमेशा हमारे शरीर में जो उचित मात्रा में हमें संतुलित आहार का भोजन लेना चाहिए, जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता, यानी कि जो भी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है वो सभी प्रकार का हमें संतुलित भोजन लेना चाहिए। और कोई भी जो पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक होने चाहिए ना ही कम होने चाहिए। यानी कि जो पोषक तत्व कौन कौन से बताए थे? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, और उसके साथ आहारी रेशे जिसे रुक्सांश कहा जाता है, और जल। तो ये जो पोषक तत्व होते हैं ना तो आवश्यकता से हमें बहुत अधिक खाना चाहिए और ना ही हमें आवश्यकता से कम खाने चाहिए, यानी कि एक लिमिट में खाने चाहिए। जैसे अगर हम ज़्यादा चावल खाएंगे तो हमें ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्राप्त होगी और इससे हमारा जो शरीर है वो फूलने लग जाएगा, मोटा होने लग जाएगा। तो इसलिए हमें ना ज़्यादा खाना है ना ही कम खाना है, लिमिट में खाना है, बैलेंस बना के। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्सांश क्या होते हैं? आहारी रेशे तथा जल भी होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए? रुक्सांश और जल की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे कि इडली हो गया हमारा, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला अनाज व दालों से बना होता है, केला, पालक, सत्तू, गुण उपलब्ध सब्जियों तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। यानी कि क्या होते हैं? इन खाद्य पदार्थ में कई प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? संतुलित आहार का भोजन कम पैसों में भी प्राप्त कर सकता है। इसमें क्या है कि जो उचित प्रकार का जो भोजन है वो ही हमें पर्याप्त रूप से करना नहीं चाहिए, बल्कि भोजन को खाने से पहले अच्छे प्रकार से पकाना भी आवश्यक होता है। अगर भोजन को हम कम पकाते हैं, ज़्यादा पकाते हैं किसी, तो हमारे जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो पकाते समय हमारे क्या होते हैं? जो कुछ पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं।
जैसे छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो ये संभव है कि उनमें जो कुछ विटामिन्स होते हैं वो क्या होंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, पानी के साथ बह जाएंगे। और सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें जो उपस्थित विटामिन और खनिज लवण अलग हो जाते हैं। यानी कि जब हम चावल और दालों को बार बार जब धोते हैं तो उनमें जो उपस्थित विटामिन होता है और खनिज लवण क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पकाने से भोजन का स्वाद तो बढ़ता है, यानी कि जब हम भोजन को पका के बनाते हैं तो उसका जो स्वाद है वो कैसा होता है, अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है, तथा इसे पचाने में भी क्या होती है, आसानी रहती है। मगर इसके साथ साथ जो हमारे पके हुए भोजन होते हैं उसमें कुछ पोषक तत्व होते हैं वो भी हमें कई बार क्या करते हैं, हानि पहुँचाते हैं। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो जो कई प्रकार के लाभदायक प्रोटीन होते हैं वो भी खनिज लवणों को हानि पहुंचा देते हैं। यानी कई बार आपने देखो भोजन पकाते समय आपने ज़्यादा पानी डाल दिया, ज़्यादा पानी डालने के बाद आप क्या करते हैं, उस पानी को फेंक देते हैं, तो उसमें जो प्रोटीन उपस्थित होता है वो भी क्या होता है, खनिज लवण वो बाहर निकल जाता है और तो इससे हमारे शरीर को हानि पहुंचती है। तो हमें ना ही ज़्यादा पकाना चाहिए ना ही ज़्यादा धोना चाहिए, यानी कि एक लिमिट के अनुसार ही करना चाहिए। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है, यानी कि जब हम भोजन को बहुत देर तक पकाते हैं तो पकाने से जो विटामिन सी होता है वो गर्मी के कारण नष्ट हो जाता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। यानी अभी हमने जो एग्जाम्पल को डिस्कस किया था कि जो कार्बोहाइड्रेट और वसा के भोजन की बात करें तो जो वसा युक्त भोजन होता है उसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट में कम होती है। अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, यानी कि हमारे भोजन में अगर वसा अधिक होगी तो हमारा शरीर क्या होगा, मोटा हो जाएगा। तो इसलिए ना ही हमें पोषक तत्व जो है अधिक मात्रा में लेने चाहिए, ना ही पोषक तत्व का जो सेवन है वो कम मात्रा में लेना चाहिए। हमें कैसे लेना चाहिए, एकदम लिमिट में लेना चाहिए, जिसकी जितनी मात्रा हो थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारे पोषक तत्व हमें भोजन के रूप में ग्रहण करने चाहिए। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे 2.4 में अभावजन्य रोग। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि ये कमी जो होती है हमें लंबी अवधि तक रहती है, लंबे समय तक रहती है, वो उस बीमारी का शिकार हो जाता है। तो एक या फिर अधिक पोषक तत्वों का जब अभाव हमारे शरीर में क्या करता है, रोग अथवा जो विकृतियाँ होती है उसे उत्पन्न कर देता है। यानी कि जब हम कोई भी एक पोषक तत्व है उसे लंबे समय तक हम खाते नहीं है, ग्रहण नहीं करते भोजन के रूप में, तो हमारे शरीर में रोग या फिर विकृतियाँ को उत्पन्न कर देता है। तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अगर प्रोटीन नहीं ले रहा तो प्रोटीन से संबंधित रोग हो जाएगा, जैसे कि जो ग्रोथ है ग्रोथ रुक जाएगी, चेहरे पर सूजन आ जाएगी, बालों के रंग में जो है वो उड़ने लग जाएगा, त्वचा की बीमारी हो जाएगी और पेचिस की बीमारी हो जाएगी। तो अगर हम जो है प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमें इस प्रकार के जो बीमारी है रोग है ये हमारे अंदर आ जाते हैं। तो ये सारे रोग हमारे अंदर हो सकते हैं। और यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाएगी, यानी कि ग्रोथ उसकी रुक जाएगी। अगर किसी व्यक्ति अपने आहार में प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा तो उसकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगी। और ऐसा व्यक्ति कैसा रहेगा, दुबला पतला हो जाएगा। तो वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि उसके चलने में भी उसे क्या होगा, कठिनाई होगी, असमर्थ रहेगा। तो विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोगों और विकृतियां हो जाती है। यानी कि जब हम कोई विटामिन नहीं लेते, खनिज लवणों का उपयोग नहीं करते तो हमें क्या होता है, हमें अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं या फिर विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं या फिर विकृतियां हो जाती हैं हमारे शरीर में। तो इसलिए हमें सारे विटामिन, खनिज लवण, सभी प्रकार के पोषक तत्व है, संतुलित आहार है, वो हमें लेना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम कैसे होती है, संतुलित आहार लेने से होती है। अगर हम संतुलित आहार लेंगे तो हमारे अंदर जो सभी अभावजन्य रोग है
उसको कम किया जा सकता है, उसे ख़त्म किया जा सकता है। चलिए, ये जो टेबल दे रखी है, ये टेबल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टेबल को में से एक या फिर दो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ भी लिए जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। विटामिन्स और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कौन कौन से रोग हैं या फिर विकार है हमारे। जैसे पहली टेबल में बता रखा है जैसे विटामिन और खनिज, सेकंड टेबल में बता रखा है अभाव जन्य रोग या फिर विकार कौन सा हो जाता है, यानी कि जब हम कोई पोषक तत्व नहीं लेते उससे कौन सी हमें बीमारी हो जाती है, कौन सा रोग हो जाता है, और रोग के लक्षण क्या क्या हैं। नंबर 3 पे क्या है टेबल में बता रखा है रोग के लक्षण क्या क्या है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे विटामिन ए। विटामिन ए से कौन सी बीमारी हो जाती है, क्षीणता, दृष्टिहीनता। इसके अंदर कैसे लक्षण होते हैं, कमजोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरे यानी कि रात में कम दिखाई देने लगता है, कभी कभी क्या होता है पूरी तरीके से दिखाई भी देना बंद हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है कि पूरी तरीके से कभी कभी दिखाई देना भी बंद हो जाता है। और विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया था कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन B1 कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है। इसका लक्षण क्या है, दुर्बल पेशियां हो जाती है, कमज़ोर पेशियां हो जाती है, और काम करने की ऊर्जा में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। काम उस व्यक्ति को करने में असमर्थता होती है, कठिनाई होती है। और अगले पॉइंट में कहा कि विटामिन सी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। विटामिन सी से कौन से विकार या रोग होता है, स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी में क्या लक्षण होते हैं, हमारे मसूड़ों से खून निकलने लगता है, जो घाव होते हैं, जख्म होते हैं, वो भरने में भी अधिक समय लगते हैं। तो विटामिन सी से ये कमी हो जाती है। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। के लक्षण क्या है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। कैल्शियम, कैल्शियम से क्या कमी होती है हमारे शरीर में, अस्थियों और जो दंतसाय रोग है यानी कि दांतों के जो रोग है वो हो जाते हैं हमें। कमजोर अस्थियां और दंतसाय यानी कि दांतों से संबंधित बीमारियां या रोग हो जाता है हमारे को कैल्शियम की कमी से, और जो हमारी हड्डियां होती हैं वो भी कमज़ोर हो जाती हैं। आयोडीन, आयोडीन से क्या होता है, हमें घेंगा रोग हो जाता है। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, गाइटर कहेंगे। इसके अंदर क्या होता है, जो गर्दन होती है हमारी, गर्दन की जो ग्रंथि होती है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। और बच्चों में इससे क्या होता है, मानसिकता विकलांगता भी उत्पन्न हो जाती है आयोडीन की कमी से। लोहे से क्या बीमारी होती है, अगर लोहा हमें शरीर में जो पोषक तत्व है वो प्राप्त नहीं होगा, इसमें अरक्तता की कमी हो जाती है, और क्या हो जाता है, हमारे शरीर में कमजोरी होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग याद रखना। संतुलित आहार क्या होता है, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में सभी जो पोषक तत्व है उसकी उचित मात्रा की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण और आहारी रेशे और जल की भी आवश्यकता होती है। सेकंड है बेरी बेरी, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग में क्या होता है, दुर्बल पेशियां हो जाती है, और काम करने की जो ऊर्जा होती है, काम करने की ऊर्जा में भी कमी आ जाती है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, भोजन को ऊर्जा देने वाला स्रोत है। वसा भी क्या करता है, भोजन को ऊर्जा देने वाला स्रोत होता है, मगर वसा में जो ऊर्जा है वो अधिक होती है और कार्बोहाइड्रेट में कम होती है। चलिए खनिज, खनिज क्या होते हैं, जो जिसमें हमें कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, सभी प्रकार के खनिज लवण हमारे जो भोजन में उपस्थित होते हैं। पोषक क्या होता है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, आहारी रेशे, जल सारे उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम पोषक कहते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन हमारी जो शरीर की जो वृद्धि होती है तथा हमारे शरीर की ग्रोथ करने के लिए और हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन युक्त हमें भोजन करना चाहिए। और प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखना। रुक्षांश को क्या कहा जाता है, आहारी रेशे कहा जाता है। आहारी रेशे हमें कहाँ से मिलते हैं, दालों से प्राप्त होते हैं आहारी रेशे। स्कर्वी, स्कर्वी कौन सी विटामिन से हो जाते हैं, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी में कौन सी बीमारी होती है, इसके लक्षण कैसे हैं, मसूड़ों से खून आने लग जाता है, घाव यानी कि चोट जो है वो भरने में बहुत ज़्यादा समय लेती है।
चलिए, मंड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट होता है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायता करता है। विटामिन्स, विटामिन्स क्या करते हैं? विटामिन जो है वो रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख हो गई, हमारी अस्थियाँ हो गई, दांत हो गए, मसूड़े हो गए, इसे क्या करते हैं? स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो ये आप इन चीज़ों को भी याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। समरी को डिस्कस कर लेते हैं कि समरी में क्या कहा है। इसमें कहा है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम क्या क्या है? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 पे प्रोटीन पड़ा था, नंबर 3 पे वसा, नंबर 4 पे विटामिन तथा खनिज लवण। और इसके अतिरिक्त हमें किसकी आवश्यकता होती है? इन 5 पोषक तत्व की आवश्यकता तो होती है, और साथ में आहारी रेशे, आहारी रेशे को क्या कहा जाता है? रुक्षांश कहा जाता है। यह कहाँ से मिलता है? हमें दालों से प्राप्त होता है। और उसके साथ साथ हमें जल की भी आवश्यकता होती है। अगले पॉइंट पे क्या? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन होते हैं, यानी कि हमारे शरीर को क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है वसा और कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। मगर वसा में जो एनर्जी है वो ज़्यादा प्राप्त होती है। दोनों की अगर तुलना की जाएगी तो वसा में फैट ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट में कम होता है। अगले पॉइंट पे क्या है? प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है तथा अनुरक्षण के लिए होती है, यानी कि ग्रोथ करने के लिए हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अगले पॉइंट पे क्या है? विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। विटामिन क्या करते हैं? हमारे शरीर की जो अनेक बीमारियां होती हैं, हम अनेक रोग होते हैं, उसकी रक्षा करने में मदद करती है। संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश या आहारी रेशे और जल की उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं संतुलित आहार में। अगले पॉइंट में क्या? हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है? जो विशिष्ट रोग है, विकार है, वो उत्पन्न हो जाते हैं। बुक के माध्यम से हमने चैप्टर को तो पढ़ा ही था, उसके साथ हमने पूरे सारांश को भी डिस्कस कर लिया है। चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं जो एक्सरसाइज है, यानी कि जो इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या कहा है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम बताइए। हमारे शरीर के पोषक तत्व के नाम क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण, आहारी रेशे या रुक्षांश या फिर जल की आवश्यकता होती है। ये कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 7 होते हैं। यानी कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, कौन सा होता है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है कि पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, तो कौन कौन से है? विटामिन और खनिज लवण। अगले क्वेश्चन में कहा है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो अच्छी दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए। क्या आंसर रहेगा इसका? विटामिन ए। अगले क्वेश्चन में कहा है कि वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो अस्थियों के लिए खनिज में क्या आ जाएगा? खनिज लवण में कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, वसा। इसमें कहा कि 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखे जिनमें जो पोषक तत्व है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। जैसे वसा, वसा में क्या आ जाएगा? वसा में सरसों जो पादपों से या पेड़ों से प्राप्त होती है, और सेकंड पे क्या आ जाएगा? मांस जो जानवरों से प्राप्त भोजन होता है। मंड, मंड में क्या आ जाएगा हमारा? चावल और आम जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। आहारी रेशे, आहारी रेशे में क्या आ जाएगा? दालें और आलू। प्रोटीन, प्रोटीन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? चना, मूंग, राजमा, यहाँ से क्या प्राप्त होता है? हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, और सोयाबीन में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। केवल चावल खाने से हमारे शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं?
क्या बोला है इसमें? गलत बोला है। संतुलित आहार खाकर अभाव जन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, तो हाँ बिल्कुल की जा सकती है। अगले क्वेश्चन में क्या है? शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना यानी कि अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, तो हाँ ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा, होने चाहिए अलग अलग प्रकार के, ताकि हमारे शरीर की जो ग्रोथ है, हमारे शरीर की जो हेल्थ है, हमें सही प्रकार से संतुलित भोजन प्राप्त किया जा सके हमारे शरीर को। अगले क्वेश्चन में क्या है कि शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, यहाँ पे क्या रहेगा? गलत रहेगा। मांस पर्याप्त नहीं होते, सभी प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, आहारी रेशे और जल सबकी आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन 5 को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है? डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है? हमारा रिकेट्स होता है। इसका आंसर क्या रहेगा? रिकेट्स रहेगा। और अगले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है कि खालिस्तान की कमी से बेरी नामक रोग होता है। बेरी कौन सी विटामिन से होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। अगले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पूछा है कि विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है विटामिन सी की कमी से। अगले देखते फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कहा है? हमारे भोजन में खालिस्तान के अभाव से रतौंधी होती है। किससे होती है रतौंधी? विटामिन ए की कमी से। आँखों के संबंधित या फिर हमें दिखाई नहीं देता रतौंधी में, तो रतौंधी की बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। पूरा चैप्टर जो है मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड या तो हम एक्सरसाइज करेंगे या प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे या फिर अगला सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।